आज मैं वेनवर्ल्ड की तरफ से आप सभी फार्मर भाइयों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के वेनवर्ल्ड कनेक्ट के लेक्चर सीरीज में हम लोग आज हैचरी हाइजीन के बारे में बात करेंगे। हैचरी हाइजीन और क्लीन व्यू। हैचरी हाइजीन में मैक्सिमम हम लोग हैचरी से आउटपुट कैसा ले सकते हैं, उसका क्लीनलीनेस वगैरह मेंटेन करने के लिए, और क्लीनलीनेस और हाइजीनिक कंडीशन हैचरी में कैसे मेंटेन किया जा सकता है, उसके बारे में हम लोग आज डिटेल में बात करेंगे। तो हैचिंग हैचिंग जो होता है हैचरी में हम लोग क्या करते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं हैचरी में कि जो फर्टाइल अंडा होता है वो अंडे को हम लोग इंक्यूबेट करते हैं, हैचरी में रखते हैं, और उसको जो भी ऑप्टिमम कंडीशंस है वो प्रोवाइड करके वो एम्ब्रियो जो होता है अंडे के अंदर उसको पूरे पूरे पोटेंशियल में डेवलप और ग्रो करने का हम लोग चांस देते हैं। उसके लिए उसका एटमॉस्फेयर वैसा तैयार करते हैं, तो उसको हम लोग हैचिंग करते हैं। तो ये जो हैचरी में जो चूजा बनता है अपना, तो एक्चुअली वो चूजे का एज कितना होता है, तो ये आपका जो ब्रायलर है वो एक्चुअल उसका एज कितना होता है 56 डेज। अगर 35 डेज आप फार्म में रखते हो तो 21 दिन उसको हम लोग हैचरी में रखते हैं। तो 21 दिन का जो पीरियड होता है वो इंक्यूबेशन और उसको डेवलपमेंट का पीरियड बोलते हैं, और 21 दिन के बाद जब वो फार्म में जाएगा चूजा तो उसको जो ग्रोथ का पीरियड बोलते हैं। तो एक्चुअली आपका ब्रायलर का एज हो गया 56 डेज। तो वो हिसाब से हम लोग जो 21 डेज बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट होते हैं उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो अगर हमने देखा है तो हैचरी में जब हैचरी का बात करते हैं, हैचरी के परफॉर्मेंस का हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग कभी भी हैचेबिलिटी के ऊपर ध्यान देते हैं या नंबर ऑफ चिक्स कितने आ रहे हैं उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हैचरी हैचरी सिर्फ हैचेबिलिटी और नंबर ऑफ चिक्स के लिए नहीं, लेकिन बल्कि आप कौन सी क्वालिटी का चिक्स फार्म में डाल रहे हो उसको हम लोग हैचरी ऑपरेशन एफिशिएंट है ऐसा मान सकते हैं। तो उसमें अगर हम लोग देखेंगे आज के प्रेजेंटेशन में कि हम लोग क्या क्या देखेंगे आज एच एच पी हैचरी हाइजीन प्रोग्राम में उसका प्रोटोकॉल क्या होता है, उसका इम्पैक्ट हैचरी ऑपरेशन पे कैसा होता है, इसके बारे में बात करेंगे ये पार्ट 1 में। और दूसरे पार्ट में हम लोग फिर बाद में प्रोडक्ट सिलेक्ट कैसे करना है उसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट सीरीज में बात करेंगे। तो पार्ट 1 में अगर देखेंगे हम लोग हैचरी हाइजीन प्रोग्राम, तो बेसिक प्रिंसिपल हैचरी हाइजीन प्रोग्राम के क्या होते हैं वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये अगर हमको बेसिक रूल्स मालूम हो गए तो हम लोग हैचरी हाइजीन को अपना बेसिक नॉलेज लगा के 100% एफिशिएंसी से ये कर सकते हैं। तो उसमें नंबर 1 होता है टारगेट टू मेंटेन मशीन्स एज लाइक न्यू ऑलवेज। कभी भी मशीन्स को नए जैसा रखना है और कभी भी मशीन्स मेंटेन करना है वो हिसाब से। दूसरी चीज क्या है, कहीं भी हैचरी में कहीं से भी आपको गंदा स्मेल नहीं आना चाहिए, ना कि हैचरी मशीन से ना कि बिल्डिंग में से। तीसरी चीज क्या होती है, क्लीनिंग क्लीनिंग इज द फर्स्ट प्रोटोकॉल। उसके बाद चौथी चीज क्या होती है, डिसइंफेक्शन। क्लीनिंग के बाद डिसइंफेक्शन आएगा, और डिसइंफेक्शन के बाद एरिया ड्राई होने के बाद वो एरिया यूज करना है। और पांचवा बेसिक थंब रूल क्या है, इंपॉर्टेंट बेसिक प्रिंसिपल क्या है उसका, से नो टू जेनरिक केमिकल्स। मतलब जैसे कि एसिड्स हो गए, पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, क्लोरीन सोर्सेस हो गया, ये सब चीज़ें हमने यूज़ नहीं करना है हैचरी में। उसके वजह से मशीन्स को नुकसान होता है और यूज़र को भी नुकसान हो सकता है। और छठा बेसिक प्रिंसिपल क्या है, मेंटेन वन वे ट्रैफिक ड्यूरिंग क्लीनिंग प्रोसीजर। कहीं भी आप एक जगह से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि एक रिसिप्ट रूम से आपने आपने क्लीनिंग स्टार्ट किया, तो बाद में जाके हम क्लीनिंग एरिया, वॉशिंग एरिया और चिक्स डिस्पैच वहां पर आपका क्लीनिंग खत्म होना चाहिए। तो ये हो गया वन वे ट्रैफिक रूल फॉर क्लीनिंग प्रोसीजर। तो ये जो जर्नी है हैचिंग अंडे से चूजे चूजे तक का जो जर्नी है, उसमें क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन प्रैक्टिसेस बहुत अहम होती है। उसके बारे में हमको थोड़ा सा और जानकारी लेना है। तो ये हैचरी हाइजीन प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने क्यों करना चाहिए। तो उसमें फर्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि आप फर्स्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि स्टैंडर्डाइजिंग सैनिटेशन प्रोसीजर फॉर इफेक्टिव हैचरी सैनिटेशन, ये पहला ऑब्जेक्टिव हो गया। उसके बाद एफिकेसी ऑफ डिसइंफेक्टेंट का हमको क्लीनिंग के बाद उसको प्रूव करना है। उसके बाद बेटर हैचेबिलिटी लेना है वही हैचरी से। उसके बाद क्वालिटी चिक्स देना है मार्केट में या अपने फार्म में, क्वालिटी चिक्स लेना है हैचरी से। उसके बाद अपना प्रॉफिटेबिलिटी
बढ़ाना है, वो ये सब अपने ऑब्जेक्टिव हो गए हैचरी हाइजीन प्रोग्राम के। तो ये एक्चुअल हैचरी हाइजीन प्रोटोकॉल क्या होता है वो देखेंगे हम लोग। हैचरी हाइजीन प्रोटोकॉल जब हम लोग डिसाइड करते हैं, उसमें कुछ क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स है, उसके ऊपर ध्यान देना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि अंडा हो गया, इक्विपमेंट्स हो गए, मतलब सेटर्स सेटर्स हैचर्स वगैरह, पर्सनल जो काम करने वाले लोग हैं वो, उसके बाद वाटर सप्लाई और उसका वाटर का क्वालिटी, वो फिर उसके बाद एयर क्वालिटी, ये सब चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्रॉपर हैचरी हाइजीन मेंटेन करने के लिए और हैचरी से परफॉर्मेंस अच्छा सा लेने के लिए। तो इसका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। वो कभी भी कौन से भी क्लीनिंग डिसइंफेक्शन प्रोग्राम जब हम लोग बोलते हैं, तो वर्ड में ही छुपा हुआ है क्लीनिंग पहले और उसके बाद डिसइंफेक्शन। तो उसमें क्लीनिंग कैसा करेंगे, पहले ड्राई क्लीनिंग करेंगे, उसके बाद वेट क्लीनिंग होगा, फिर उसके बाद स्क्रबिंग एंड मॉपिंग होगा, उसके बाद उसको ड्राई होने देंगे हम लोग, उसके बाद डिसइंफेक्शन करेंगे, फिर उसको ड्राई होने के बाद हम लोग वो एरिया वो इक्विपमेंट हम लोग यूज करने के लिए लेंगे। तो ये हो गया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अपना है क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन प्रोग्राम का, हैचरी हाइजीन प्रोग्राम का। तो बायोसिक्योरिटी जो होता है या क्लीनिंग डिसइंफेक्शन प्रोग्राम जो होता है, जो जैसे कि मैंने बताया, वो स्टार्ट होता है क्लीनिंग से। वो इसलिए कि डिसइंफेक्टेंट को हम लोग डर्टी सरफेस एरिया में, जो अनक्लीन एरिया के ऊपर हम लोग यूज करेंगे डिसइंफेक्टेंट को, तो इट विल गिव जस्ट अ वेट सरफेस और गंदा एरिया तैयार हो जाएगा वहां पर। तो इसलिए क्लीन होके उसको डर्ट निकालने के बाद हमको डिसइंफेक्शन यूज करना है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बेसिक प्रिंसिपल है कोई भी क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन प्रोग्राम का। तो ये जो बायोसिक्योरिटी जो होती है, वो जैसे कि मैंने बताया, क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन के ऊपर डिपेंड होती है। उसमें क्लीनिंग का रोल होता है 85% और डिसइंफेक्शन का रोल होता है 15% तक। तो उसमें अगर क्लीनिंग के बारे में बात करेंगे, तो क्लीनिंग हमको क्या करना है, डर्ट क्लीनिंग करना है। डर्ट कौन सी होती है डर्ट, एक तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक डर्ट होती है, उसके लिए एम्फोटेरिक डिटर्जेंट काम करता है। और सिर्फ ऑर्गेनिक डर्ट होगी तो अल्कलाइन डिटर्जेंट, और इनऑर्गेनिक डर्ट होगी तो एसिडिक डिटर्जेंट काम करता है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मतलब क्या है, वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। इनऑर्गेनिक डर्ट जो होती है, जैसे पानी में सॉल्ट एक्यूमुलेशन वगैरह ज़्यादा होगा, पानी का हार्डनेस वगैरह ज़्यादा होगा, तो वो पानी जहाँ जहाँ पर यूज हो करेंगे हम लोग, वहाँ पर ड्राई होने के बाद ऐसी उसकी एक परत जम जाती है, उसको हम लोग इनऑर्गेनिक डर्ट बोलते हैं। ये निकलेगा आपको एसिडिक क्लीनर से। और ये ऑर्गेनिक डर्ट होती है जो अंडे का जो फूटा हुआ हिस्सा है या अंडे का जो गंदगी है, वो अगर मशीन के अंदर गिर गया तो ऐसा येलो डिस्कलरेशन होता है, उसको हम लोग ऑर्गेनिक डर्ट बोलते हैं। ये निकलेगी अल्कलाइन क्लीनर से। और ये दोनों भी अगर मशीन्स में वगैरह होगा, कहीं भी कौन से भी एरिया में होगा, तो उसको उसको हम लोग यूबीसी जैसा एम्फोटेरिक डिटर्जेंट है, इन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक डर्ट निकालने के लिए, उसको इस्तेमाल करके हम लोग वो पूरी तरह से साफ कर सकते हैं। तो हमारा क्लीनिंग प्रोग्राम स्टार्ट होगा पहले एग एंड एग रिसिप्ट रूम से, मतलब अंडा जहाँ पर आता है वहाँ पर। यहाँ पर क्या होता है, जनरली जब अंडा बाहर से आता है, फार्म से अंडा जब हैचरी में आएगा, तो बाहर से लोग उसको हैचरी में दे देंगे, वहाँ से भी इन्फेक्शन आने का चांस रहता है। फिर अंदर जब एग रिसिप्ट रूम में आएगा, तब एग हैंडलिंग के दौरान कोई एग ब्रेकेज वगैरह हो गया, उसका गंदगी यहाँ वहाँ गिर गया, तो वो रूम गंदा होता है, वहाँ से इन्फेक्शन स्टार्ट होने का चांस रहता है। और इस एरिया में अगर हैंडलिंग भी अंडे का ठीक से नहीं हुआ, एयर क्रैक्स वगैरह बढ़ गए, डर्टी अंडा भी सेटिंग के लिए हमने ले लिया, तो वहाँ से भी इन्फेक्शन आने का चांस रहता है। तो इसलिए ये एरिया साफ सुथरा रखना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। तो अंडे का क्लीनिंग जो होता है वो कैसा करते हैं और क्यों किया जाता है, वो देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये वो इसलिए कि जब अंडा मुर्गी देती है, तो उसमें नंबर ऑफ माइक्रोब्स अंडे के सरफेस के ऊपर 300 से 500 रहते हैं, और इकोलाई और सीडोमोनास उसमें बहुत ज़्यादा होता है। एक वही अंडा 1 घंटे के बाद अगर देखेंगे, 20,000 टू 30,000 तक आपको साल्मोनेला, इकोलाई और फंगस जैसे ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे मिलेंगे। और उसके बाद जो डर्टी एग्स है, जो आप डर्टी एग जो विजिबली अनक्लीन डर्टी एग्स होता है, उसके ऊपर आफ्टर हैंडलिंग के बाद 80,000 के ऊपर पैथोजेंस रहते हैं, उसमें इकोलाई, सुडोमोनास, फंगस, साल्मोनेला स्पीसीज, ये सब मिलता है। तो इसलिए जैसे जैसे अंडे का एज बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे कंटेमिनेशन लेवल भी बढ़ता जाता है। तो इसलिए उसको अंडे का क्लीनिंग करना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। तो अंडा हैंडलिंग और सैनिटेशन कैसे करते हैं,
उसमें पहले तो ड्राई क्लीनिंग करना पड़ता है। ड्राई क्लीनिंग करने के लिए कभी भी खुरदरा कपड़ा लेना है, रफ कॉटन क्लॉथ लेना है, और रिकमेंडेड डाइल्यूशन में डिसइंफेक्टेंट उसको यूज़ करना है मॉपिंग करने के लिए। तो ये अगर देखेंगे हम लोग, लाइट हैंड स्क्रब करना है उसको स्मूथ रफ कॉटन क्लॉथ से डर्ट निकालने के लिए, और B904 4 ml पर लीटर लेना है। अगर डर्टी एग्स होंगे तो डर्टी एग्स को सेपरेट करना है, और विजिबली क्लीन एग्स जो आँख को साफ दिखते हैं वो अंडे ये करने हैं, सेपरेट करने हैं, और उसका क्लीनिंग भी सेपरेट करना है, उसका मॉपिंग भी सेपरेट करना है। अगर डर्टी एग्स लेते हैं हम लोग तो एक डर्टी एग्स को B904 4 ml पर लीटर सोल्यूशन लेके सेपरेट क्लॉथ और सेपरेट सॉल्यूशन से क्लीन करना है, और 3 ट्रेज क्लीन अंडे के उसको भी सेपरेटली दूसरे डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन और दूसरा क्लॉथ लेके उसको क्लीन करना है, और हर 3 ट्रे के बाद उसका क्लॉथ वगैरह भी कपड़ा भी चेंज करना है। तो इसमें हम लोग B904 इसलिए रिकमेंड करते हैं कि B904 का इफेक्ट हैच ऑफ फर्टाइल में भी देखा गया है। वो स्टडी किया था 1989 में, उसमें देखा गया कि हैच ऑफ फर्टाइल उसमें 32 वीक्स के फ्लॉक में 96.4% मिला, 36 वीक के फ्लॉक में 96.4% मिला, 42 वीक्स के फ्लॉक में 94.2% मिला, और 62 वीक्स के फ्लॉक में 86.1% मिला। सो दिस इज विजिबली very effective. Visibly there is a lot of difference between iodine or any other disinfectant than in B904। तो उसमें उसके बाद हम लोग एक रिसिप्टून के बाद आएंगे सेटर और सेटर हॉल्स के लिए। सेटर और सेटर हॉल्स में इम्पोर्टेंट इसलिए है कि 18 दिन तक अंडा सेटर सेटर मशीन्स में रहता है। तो उसका मतलब क्या हो गया, 1/3 चिक्स का जो लाइफ है वो सेटर्स में जाता है। तो उसका इम्पोर्टेंट कितना होगा आप सोचिए। तो उसमें सेटर्स में कुछ चैलेंजेस होते हैं। उसमें एक पहला बड़ा चैलेंज है वाटर, उसका क्वालिटी, वाटर टैंक का क्लीनिंग वगैरह वो इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद जो फैंस है कन्वेंशनल मशीन्स में या सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स में भी जो फैंस है, फ्रीक्वेंट क्लीनिंग और क्लॉथ चेंजिंग वगैरह वो भी इम्पोर्टेंट होता है। बाद में एक बर्स्टिंग एक प्रॉब्लम होता है, फ्लोर कंटेमिनेशन होता है उसमें उसमें दूसरे अंडे भी खराब होते हैं, वो भी देखना पड़ता है। उसके बाद सॉल्ट डिपोजिशन, स्केल फॉर्मेशन जो है, ऑर्गेनिक डेब्रिस है, ये सब चीज़ें चैलेंजेस होती है सेटर्स में। तो उसको कैसे साफ करते हैं हम लोग, कैसे क्लीन कर सकते हैं, उसके बारे में आप आज बात करेंगे। तो ये ऐसी चीज़ें होती है जैसे कि सेटर्स में अगर देखा जाए बर्स्टिंग की वजह से नीचे के 2 अंडे भी खराब हो गए। यहाँ पर आप देखिए बर्स्टिंग की वजह से कैसा हो गया, ये सॉल्ट डिपोजिशन हो गया मशीन के बाहर। ये ऐसे सॉल्ट डिपोजिशन में इसमें गंदगी जमा होती है और यहाँ से भी कंटेमिनेशन ग्रो होने का चांस रहता है। उसके बाद ये फ्लोरिंग वगैरह जो है उसमें ऑर्गेनिक डर्ट है, अंडा टूटने की वजह से जो गंदगी यहाँ पे निकली नहीं वो ऐसे वैसे दिखती है। तो ये सब चीज़ें हमको साफ करनी पड़ेगी। तो इसको साफ करने के लिए भी आपको वही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर करनी पड़ेगी। एसओपी होगी, पहले ड्राई क्लीनिंग करना है, उसके बाद वेट क्लीनिंग करना है, स्क्रबिंग एंड मॉपिंग करना है, फिर ड्राई करने होने देना है उसको, फिर बाद में डिसइंफेक्शन का स्प्रे करना है, और फिर उसको ड्राई होने देना है। तो ये सब चीज़ें हमको करना पड़ेगा। तो ये जब करेंगे, तो वेट क्लीनिंग जब करते हैं हम लोग, तो वेट क्लीनिंग के लिए आपको स्क्रबर लगेगा और यूबीसी सॉल्यूशन लगेगा, यूनिवर्सल बार्न क्लीनर जो एम्फोटेरिक डिटर्जेंट है वो आपको लगेगा। उसको उसको एक 5 to 20 ml पर लीटर हिसाब से लेके हम लोग उसको छिड़का के मशीन के अंदर छिड़का के उसके ऊपर आपको वायर का ब्रश लेके उसको स्क्रबिंग करना पड़ेगा, तब जाके वो अच्छी तरह से साफ होगा। कभी भी स्टील वूल वगैरह यूज़ नहीं करना है। वो स्टील वूल वगैरह यूज़ करने की वजह से एक तो मशीन के अंदर स्क्रैचेस आ जाते हैं, वो स्क्रैचेस में फिर कंटेमिनेशन बढ़ता है और मशीन का लाइफ भी कम होता है। तो और जो यूज़र फ्रेंडली भी नहीं है, यूज़र के लिए भी रिस्की होता है। तो इसलिए स्टील वूल कभी भी यूज़ नहीं करना है यहाँ पर। तो ये जो जब आप देखेंगे जैसे कि 20 ml पर लीटर हिसाब से यूबीसी दिया, तो आपको विजिबल डिफरेंस दिखेगा क्लीन और अनक्लीन एरिया में। दूसरी चीज़ होती है जब आपके डोर्स और साइड वॉल्स, रूफ, यहाँ पर जब स्केल जमा होती है, जहाँ जहाँ पर पानी स्प्रे होता है मशीन के अंदर, वहाँ पे वो पानी सूखने के बाद ऐसी स्केल जमा होती है। तो उसको अगर क्लीन करेंगे हम लोग एक्वामैक्स स्प्रे करके,
5% एक्वामैक्स 50 ml पर लीटर हिसाब से एक्वामैक्स लेके उसके ऊपर स्प्रे करके अगर हमने स्क्रब किया तो ये ऐसा चमकने लगेगा, साफ हो जाएगा पूरा। और उसके बाद जब आपको क्लीनिंग के बाद विजिबल डिफरेंस दिखेगा सेम फ्लोर में, क्लीनर प्रॉपर क्लीनर ड्राई क्लीनिंग, उसके बाद वेट क्लीनिंग यूवीसी स्प्रिंकल करके स्क्रब करके क्लीन करने के बाद आपको ऐसा डिफरेंस दिखेगा उसमें। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग हैचर्स में। हैचर्स में अगर देखेंगे तो कुछ चैलेंजेस है उसमें, जो बोलते हैं पोटेंशियल सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन होता है हैचर। जब चूजा निकलता है तो फ्लफ वगैरह की वजह से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैचर के अंदर आने की संभावना रहती है। अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट अराउंड 10,000 साल्मोनेला जैसे ऑर्गेनिज्म 1 ग्राम फ्लफ में रहते हैं। मतलब हाई कंटेमिनेशन और रिस्की टाइम रहता है जब चूजा बाहर निकलता है पुल आउट के टाइम में। और उसके बाद शेल डेब्रिस, डेड इन शेल, वीक चिक्स, ये सब कुछ डिस्कार्ड करने का जो मटेरियल है वो हाईली कंटेमिनेटेड मटेरियल रहता है और उसको हमको प्रॉपरली हैंडल करना पड़ता है। और न्यूली हैच चिक्स कभी भी रिस्क में आ सकते हैं। तो ये सब चैलेंजेस हमको हैचर में मिलते हैं, तो उसको हमको साफ करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, फिर से वही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर करेंगे। जो एक कॉमन अगर साइट देखा जाए पुल आउट के दिन का, तो ये ऐसा होता है पूरा फ्लफ वगैरह, ऑर्गेनिक मैटर, डेब्रिस और हैचर रूम ऐसा पूरा सा गंदगी मिलता है। और जब भी क्लीनिंग करेंगे हम लोग हैचर रूम और हैचर्स का, तो पहले इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसमें हमको हैचर रूम और सेटर रूम में पूरा ये करना पड़ेगा, डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा उसको। सेटर रूम का, सेटर हॉल का दरवाज़ा क्लोज करके रखना पड़ेगा। और उसके बाद हमको हैचर का क्लीनिंग के लिए लेना पड़ेगा। उसमें हम लोग क्या क्या करना है, एक तो प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ हैच वेस्ट क्लोज कंटेनर्स में लेके ये करना है। उसके बाद वैक्यूम क्लीनिंग करना है, वो जो फ्लफ मटेरियल ड्राई शेल्स वगैरह जो होते हैं वो उसको निकालना है। उसके बाद प्रेशर वॉश देना है मशीन को, और डिटर्जेंट डिस्केलर यूज करके जो भी स्केल फॉर्मेशन वगैरह हुआ होगा और जो भी ऑर्गेनिक मैटर वो हैचर के दीवारों पे वगैरह लगा होगा वो उसको निकालना पड़ेगा। फिर बाद में उसको ड्राई होने देना पड़ेगा। और उसके बाद फाइनल स्प्रे बायोबस्टर या B904 से आपको करना पड़ेगा। नहीं तो आप लोग स्प्रे, नहीं तो फॉगिंग भी B904 और बायोबस्टर से कर सकते हैं। कोल्ड फॉगिंग विल बी फार बेटर फॉर दिस पर्पज। तो इसमें हम लोग अगर देखेंगे सेम प्रोटोकॉल हमने यूज़ किया, तो दो हैचर मशीन में इतना डिफरेंस हमने देखा। तो इसमें क्लीनिंग प्रॉपर होगा तो डेफिनेटली आपके मशीन्स नए जैसे, फिर से नए जैसे हो जाएंगे। और नए फर्टाइल अंडे के लिए ट्रांसफर के दिन तैयार हो जाएंगे। उसके बाद जब क्लीनिंग हम लोग करते हैं, जो कूलिंग कॉइल्स वगैरह जो होते हैं, तो उसको भी साफ करना बहुत ज़रूरी होता है। उसकी वजह से आपको जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन वगैरह जो होता है वो आपको कम लगेगा। और apart from hygiene, this is also major difference you will find when you are using proper cleaners for hatchers and all in wherever it is required. उसके बाद आएंगे हम लोग वॉशिंग एरिया में। वॉशिंग एरिया में अगर देखा जाए, एक ट्रेज एंड ट्रॉलीज सबसे बड़ा कंटेमिनेंट एरिया होता है। उसमें इफेक्टिव सैनिटेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ ट्रेज ये करना पड़ेगा। प्रेशर वॉशिंग करना पड़ेगा ट्रेज एंड ट्रॉलीज का, उसको स्क्रबिंग करना पड़ेगा। उसके लिए आपको डिटर्जेंट यूबीसी 1% सोल्यूशन वॉशिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। और डिसइंफेक्टेंट के पानी में उसको हम लोग ट्रेज वगैरह को डुबा के रख सकते हैं। तो उसमें अगर देखेंगे हम लोग, ये वॉशिंग एरिया में हम लोग एक ट्रेज वगैरह, चिक्स ट्रेज वगैरह साफ कर रहे हैं वहाँ पर। उसके बाद उसको क्लीनिंग टैंक में डुबा के रखते हैं। उसके बाद यहाँ पर ब्रशिंग भी होता है। उसके बाद ब्रशिंग के बाद डिसइंफेक्टेंट के पानी में उसको डुबा के रखते हैं 1-2 घंटे के लिए। और उसके बाद ट्रॉली में लोड करके उसको सन ड्राई कर सकते हैं। और वो होने के बाद उसके ऊपर एक माइल्ड डिसइंफेक्टेंट स्प्रे, जैसे कि अटैक हो गया, B904 हो गया, बायोबस्टर हो गया, ये कुछ भी हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं वॉशिंग एरिया के बाद आते हैं चिक होल्डिंग रूम में। चिक होल्डिंग रूम में क्या होता है, हेवी लोड ऑफ हैचेस जब रहते हैं, जैसे कि वीकली 4 हैच हो गए, वीकली 5 हैच हो गए, अगर ऐसा होता है तो कंटिन्यूसली उसमें फ्लफ का एक्सपोजर होता है। और वो फ्लफ अगर ठीक से नहीं गया
तो उसमें एयर इनलेट्स में, आउटलेट्स में वहाँ पर जमा होता है और वही कंटेमिनेशन का मेजर सोर्स बन सकता है। तो इसलिए उसका क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी है। और उस वो करने के लिए यहाँ पर आप ड्राई क्लीनिंग होने के बाद यहाँ पर भी वैक्यूम क्लीनर अगर यूज़ किया तो वो भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग वर्कर्स वगैरह के हैंड्स वगैरह सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर वैक्सीनेशन वगैरह चलता है तो यहाँ पर भी थोड़ा सेफ्टी और हाइजीन प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद हम लोग चेक बॉक्सेस का भी क्लीन करके यूज़ करने के लिए हम लोग ले सकते हैं। तो ये हो गया चिक्स होल्डिंग रूम, वो जो क्लीन क्लीन करके रखा है इस तरह से क्लीन और प्रॉपरली वेंटिलेटेड होना चाहिए। और उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे जितना भी मैंने बात किया अभी क्लीनिंग डिसइंफेक्शन प्रोग्राम हैचरी का, उसमें अगर देखेंगे तो बेसिक नीड्स सिर्फ 5 केमिकल्स या 5 प्रोडक्ट्स उसको ज़रूरी होते हैं हैचरी हाइजीन प्रोग्राम में। एक तो आपको गुड वाटर सैनिटाइजर लगेगा, उसमें BBClO2 या DDAC कंपाउंड जैसे क्वाटरनोफ 4 जैसा लगेगा जो ह्यूमिडिफायर टैंक में और क्लीनिंग टैंक में डालने के लिए। उसके बाद एक गुड डिस्केलर लगेगा एक्वामैक्स जैसा। उसके बाद 2 डिसइंफेक्टेंट लगेंगे अल्टरनेटिव यूज करने के लिए, एक QAC बेस्ड क्वाटरनरी अमोनिया कंपाउंड बेस्ड जैसे कि B904 हुआ, और दूसरा पर ऑक्सीजन कंपाउंड बेस्ड जैसे कि बायोबस्टर हुआ। और उसके बाद एम्फोटेरिक क्लीनर UBC, वो यूनिवर्सल है और आपको हर जगह पे आप सेफली इसको यूज कर सकते हो। तो ये सब मैंने हैचरी हाइजीन प्रोग्राम के तहत आपको बताया। इसमें कोई भी आपको डाउट होगा तो आप विंकीज के लोकल विंकीज के रिप्रेजेंटेटिव से भी कांटेक्ट कर सकते हो और हम लोग वो आपको सर्विस देने के लिए रेडी है कभी भी। सो थैंक यू सो मच।